तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे कोई शख्स हो, खासकर कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, जब उसके परिवार पे कोई बात आती है तो अपने परिवार को बचाने की न जाने कितनी कोशिशें करता है। कई जगहों पे वो समझौते करता है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ ना चाहते हुए वो झुकता है, बस एक उम्मीद में कि जो परिवार है वो बच जाए, परिवार में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बावजूद जब परिवार टूटने की कगार पे खड़ा होता है तो अंत में टूट ही जाता है। और एक कहावत है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप बचाने की जितनी कोशिशें करेंगे वो चीज़ आपको उतनी ही तकलीफ देगी। और वास्तव में आज आपको दो कहानियाँ सुनाऊंगा, एक छोटी सी और एक बड़ी सी। तो पहले आप छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक सांप था। सांप अंधेरे में कहीं जा रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जाते हुए उसको कुछ खरोच सी आती है। अब उसे जब खरोच आई तो तिलमिला गया, कोबरा था। फौरन फन फुला के जिस चीज़ पे खरोच आई थी उस पर काटने की कोशिश की। अब जब काटने की कोशिश की तो मुंह में भी चोट लग गई, मुंह भी बुरी तरह जख्मी। अब जब मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया तो अब और गुस्सा आती है उसे कि ये कौन सी चीज़ है जिसने पहले शरीर पे खरोच लगाया। मैंने काटने की कोशिश की, मैं काट नहीं पाया, खुद जख्मी हो गया और उस चीज़ को कोई फ़र्क नहीं। तो बड़े गुस्से में उसने फिर सोचा कि आज इसको निगल ही लूँगा। उसके बाद पूरी ताकत से वो उस चीज़ के इर्द गिर्द अपने आप को लपेटता है और लपेटने के बाद जैसे ही कसने की कोशिश करता है वो चीज़ उसके शरीर के अंग अंग में चुभती है। यानी मुंह से लेके पूंछ तक बुरी तरह वो घायल होता है और रात भर में तड़प तड़प के मर जाता है। और मरने के बाद जब सुबह हुई, सुबह कुछ लोग देखते हैं तो बहुत सिंपल और बहुत अजीब चीज़ देखते हैं कि वो सांप एक आरी से लिपटा हुआ था जिससे लकड़ी काटी जाती है। यानी जब वो जा रहा था तो उसे एक आरी से स्क्रैच लगी, वो गुस्से में आया, उस आरी से बदला लेने के लिए उसने काटा तो फिर मुंह में भी चोट लगी। मुंह में चोट लगी तो गुस्से में उसने उस आरी को लपेटने का फैसला किया और जब लपेटने का फैसला किया तो उस आरी ने फिर शरीर के अंगों को छेद दिया और फिर अंत में इस सांप की मौत हो गई। अब ये कहानी आपको छोटी सी क्यों सुनाई, ये चीज़ आपको आगे बताऊंगा। अब आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी इसी साल 2023 के इसी दिसंबर महीने की है। बात गाजियाबाद की है, उत्तर प्रदेश का एक मशहूर शहर। और इसी गाजियाबाद में एक जगह लगती है बहरामपुर। और इसी बहरामपुर में अभी 22 तारीख की बात है, यानी 22 दिसंबर की। कुछ बच्चे सुबह सुबह अपनी स्कूलों की तरफ बढ़ रहे थे। 8-10 बच्चों का ग्रुप था। हाथों में पानी के बोतल, कंधे पे बैग, मौज मस्ती करते हुए, पत्थरों को पैर से मारते हुए पैदल आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ने के दौरान इर्द गिर्द की चीज़ों पे भी नज़र डाल रहे हैं। और ऐसे लगभग 100-200 मीटर आगे बढ़ते हैं तो एक खंडहर नुमा घर पड़ता है। अब बच्चों की आदत थी कि जब उस घर के पास जाएं तो एक हॉरर शो देखने के लिए, बच्चों में ऐसा होता है कि कुछ खंडहर जैसा हो तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि चल के अंदर देख ले क्या है। तो ऐसे ही उस खंडहर के अंदर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि डेली जाते थे। जाने के बाद वहाँ से कुछ ईंट पत्थर उठाते थे, फिर खेलते हुए आते थे स्कूल की तरफ। तो 22 तारीख को ये सारे 8-10 बच्चे जो भी थे ये अंदर की तरफ जाते हैं इस उम्मीद में कि चले कुछ एडवेंचरस होगा। लेकिन जितनी स्पीड से अंदर जाते हैं उतनी ही स्पीड से चीखते हुए बाहर आते हैं। और चीख इतनी तेज़ थी और बच्चे इतने डरे हुए थे कि आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब आसपास के जब तमाम लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद वो भी गए और जैसे उन्होंने अंदर झांका तो अंदर एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी। शरीर पे बुरी तरह जख्मों के निशान, ऐसा लग रहा किसी धारदार हथियार से मारा गया। गर्दन पे कट के निशान, जीभ बाहर निकली हुई और चेहरे को किसी पॉलीथीन से ढका हुआ। अब ये चीज़ जैसे ही आसपास के लोगों ने देखी फौरन उन्हें लग गया कि अब ये तो पुलिस का केस है। किसी ने 100 नंबर पे फ़ोन किया। 100 नंबर ने लोकल पुलिस को इत्तला किया। अब लोकल पुलिस, 100 नंबर, ये दोनों अपने अपने दलबल के साथ उस जगह पे पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद बॉडी अपने कब्जे में लेती हैं, तफ्तीश शुरू करती हैं। सबसे पहले पूरे उस खंडहर को छानती हैं कि कोई सबूत मिल जाए, कोई प्रूफ मिल जाए कि ये कौन है। उस बॉडी की अच्छे से चेक की जाती, चेकिंग कि शायद कोई कागज़, कोई दस्तावेज, कोई आधार कार्ड मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से ना ही उस खंडहर में कोई डॉक्यूमेंट मिला, कोई चीज़, कोई सबूत, ना ही उस डेड बॉडी के कपड़ों में कोई ऐसी बात थी। फिलहाल पुलिस वाले बॉडी कब्जे में लेते हैं, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इधर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई, इधर जांच पड़ताल शुरू हुई।
लेकिन अब पहला सवाल यही था कि ये मरने वाला शख्स है कौन, जब तक इसकी शिनाख्त नहीं होगी। मतलब क्या था कत्ल करने का, मकसद क्या था, किसने किया, क्या वजह रही, ये तमाम चीज़ तो बहुत दूर की बात है। पहले कातिल कौन है ये जानने से पहले मरने वाला कौन है यानी बधित, यही जान लें। अब पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में पता करना शुरू किया कि कोई गायब है क्या, किसी के घर का कोई सदस्य जिसकी उम्र 30-35 साल के आसपास हो। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले कर रहे हैं। इधर पूरा एक दिन गुजर गया, ना ही कहीं कोई कंप्लेन मिली, ना ही कहीं कोई ऐसी बात मिली, ना ही किसी के गायब होने की, गुमशुदगी की कोई खबर। पुलिस वालों को लगा कि ये क्या मामला है। उन्होंने और जांच पड़ताल शुरू की तेजी से। आसपास के इलाकों में भी इत्तला कर दिया कि अगर कोई गायब हो तो आइए, हमारे पास एक बॉडी है, शिनाख्त कीजिए। इत्तला करने के बाद उन्हें लगा कि शायद अब यहाँ से कुछ बात बन जाए, लेकिन यहाँ से भी कोई बात नहीं बनी। अब पुलिस वाले फिर टेंशन में, जब तक बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी मामला आगे बढ़ेगा नहीं। इधर 72 घंटे से ज़्यादा बॉडी रखना भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अब टोटल एक दिन और बचा है, 24 घंटे। अगर कोई आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर अंतिम संस्कार करना पड़ेगा उसके धर्म के हिसाब से। फिलहाल पुलिस वाले और इंतज़ार करते हैं, लेकिन कहीं से कोई कंप्लेन, कहीं से कोई खबर नहीं आई। अब लगभग 71 घंटे गुजर चुके। 72 घंटे में अब बॉडी का अंतिम संस्कार करना था। अंतिम संस्कार करके पुलिस वाले भी अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही 71 घंटे गुजरते हैं, एक शख्स आता है और आने के बाद कहता है कि सर ये जो बॉडी मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जानता हूँ। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पहली बार कोई उम्मीद की किरण उन्हें दिखती है। फ़ौरन पूछते हैं कि ये शख्स आखिर है कौन। तो उस पर उस सामने वाला व्यक्ति बताता है कि इसका नाम शायद मनीष है और ये जालौन का रहने वाला, कायदे से शिवम नाम था इसका नाम शिवम है और ये जालौन का रहने वाला है। अब ये चीज़ पुलिस वालों ने सुनी तो फिर कहा कि आप उसका एड्रेस दीजिए। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस शिवम नाम के शख्स का एड्रेस दिया। पुलिस की टीम वहाँ जाती है। जाने के बाद जब पता करती है तो सच में शिवम गायब था, और जब तस्वीर और बॉडी की शिनाख्त करवाई जाती है तो पता चलता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं, शिवम की ही थी। अब माँ बाप ने जब ये बात बोली कि मेरे बेटे की ही बॉडी है, बॉडी इनके हवाले की गई। अब कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया और साथ ही जांच पड़ताल जब शुरू की गई तो पुलिस वालों ने पहला सवाल यही पूछा कि आखिर ये रहता कहाँ था और जालौन से बहरामपुर पहुँचा कैसे। अब ये शब्द जब पुलिस वालों ने पूछा तो शिवम गुप्ता के माँ बाप ने कहा कि दरअसल बात ऐसी है कि जो शिवम है वो अपनी बीवी के साथ उसी बहरामपुर में रहता था। अब पुलिस वालों ने पूछा फिर बीवी कहाँ है। उन्होंने कहा बीवी तो यहाँ आई नहीं, बीवी वहीं है। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि एक महिला जिसका पति 3 दिन से गायब हो, महिला ने अब तक कहीं कोई कंप्लेन नहीं की, कहीं किसी को जानकारी नहीं दी। बहरहाल माँ बाप से उस जहाँ पे कमरा था उस जगह का एड्रेस लिया। लेने के बाद पुलिस की टीम जब वहाँ जाती है, जाने के बाद जो महिला थी यानी शिवम की बीवी प्रियंका, जब उससे पूछा कि आपका पति कहाँ है तो उन्होंने कहा कि यहीं कहीं होगा। अब ये शब्द जब पुलिस वालों ने सुना तो बड़ा अजीब लगा कि 3 दिन हो गए पति गायब है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कि कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में है, कहीं गया है, यहीं कहीं होगा का क्या मतलब। अब कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले थे उनको इस बीवी यानी प्रियंका पे ही डाउट हुआ लेकिन अब ऐसे उठा भी नहीं सकते, तो फिर उन्होंने जांच पड़ताल का दूसरा तरीका अपनाया। पहले तो पूरे इलाकों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, साथ ही गुपचुप तरीके से प्रियंका के फ़ोन नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया। और एक टेस्ट होता है बेंजियम टेस्ट, जिससे खून के धब्बों के बारे में पता किया जाता है, और ख़ासकर ऐसे धब्बे जो मिटा दिए गए हों। वो टेस्ट उस घर में कराया जहाँ पे ये लोग किराए के मकान में रहते थे। अब ये तीनों चीज़ जब कराई तो तीनों चीज़ों में कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे अब पुलिस वालों के पास मौका था कि प्रियंका से भी पूछताछ की जाए। उसके बाद 22 तारीख को लाश मिली थी। 27 तारीख को पुलिस वाले प्रियंका को उठाते हैं। उठाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो इर्द गिर्द कहानी घुमाती रहती है, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस जब अपने पे आती है तो फिर प्रियंका टूटती है, और टूटने के बाद पूरी कहानी सुनाती है और कहती है कि हाँ मैंने ही मारा है अपने पति को। तो फिर पूछा जाता है क्यों, तो कत्ल की बात तो इसने कबूली, वो तो हैरानी कम हुई, लेकिन जैसी वजह और जो चीज़ें उसने बताई, वास्तव में मान के चलिए कि अगर 50 लाख मर्डर हो तो 50 लाख मर्डरों में से एक वजह ऐसी होगी।
जब ये सवाल पुलिस वालों ने पूछा उस महिला से, तो यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2015 में। दरअसल साल 2015 में शिवम की एक हेमू नाम की महिला से शादी हुई थी। शादी होने के बाद कुछ दिनों तक वो शादी चली, लेकिन बीवी से ज़्यादा दिन बना नहीं, तो शिवम और बीवी के बीच आए दिन तकरार होने लगी। साल 2016 आते आते बीवी ने शिवम को छोड़ दिया। अब शिवम को जब छोड़ दिया तो आसपास के इलाकों में तरह तरह की बातें होने लगी कि तुम अपनी बीवी को ठीक से रख नहीं पाते हो, तुम्हें छोड़ दी। अब समाज के तानों से शिवम कहीं ना कहीं बुरी तरह घायल था। इसी दौरान इसकी दोबारा शादी फिक्स होती है और फाइनली साल 2017 में शिवम की शादी प्रियंका से हो जाती है। अब शिवम की प्रियंका से शादी हुई। शादी होने के बाद उसे लगा कि इसे लेके यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, तो एक काम करता हूँ, गाजियाबाद में एक ठीक ठाक नौकरी कर लेता हूँ। अब जो प्रियंका है, शिवम है, ये दोनों गाजियाबाद की तरफ शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद अब ठीक ठाक एक नौकरी करने लगते हैं। जो शिवम था एक बाइक टैक्सी चलाने लगा। अब प्रियंका अपने घर पे अकेली, दिन भर ये टैक्सी चला रहा, कभी रात को फ़ोन आए तो वहाँ चला जाए। तो इसी दौरान गाजियाबाद में एक शख्स था जिसका नाम था गर्जन यादव। गर्जन यादव उसी गाजियाबाद में मेहनत मजदूरी का काम करता था। एक दिन इत्तेफाक से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब बातचीत दोनों के बीच होने लगी, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हुआ। अब दिन भर शिवम जो था वो बाइक चलाता और जो प्रियंका थी और जो गर्जन थे एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते। अब आलम यह हुआ कि एक दूसरे से घंटों घंटों बातें होने लगी। घर पे भी कोई नहीं था तो दोनों मिलजुल भी लेते। ये सिलसिला जब यूं ही चलने लगा तो एक दिन जब उससे लग गया प्रियंका को कि शायद मेरे लिए शिवम नहीं सही है बल्कि गर्जन सही है। तब तक शिवम और प्रियंका की शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ चुकी थी, दोनों के बीच एक बेटी भी थी। तो अपनी बेटी को अपने साथ लेती है और गर्जन यादव के साथ उसके घर चली जाती है। और गर्जन यादव का जो घर था वो बलिया में था। अब गर्जन के घर जाती है, जाके वहीं रहने लगती है। शिवम वापस आता है। आने के बाद जब ये चीज़ देखता है कि बीबी और बच्ची दोनों गायब, परेशान, फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद सामने से प्रियंका फ़ोन उठाती है और पूरा वाक़या बताती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। अब ये चीज़ जब शिवम ने सुनी तो एक तरह से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या है। एक तरफ पहली बीवी छोड़ के जा चुकी थी, पूरा समाज ताना दे रहा था। दूसरी बीवी से एक बेटी भी है, उसके बाद दूसरी बीवी भी छोड़ के चली गई। अब ये परेशान होता है। परेशान होने के बाद चाहे जैसे करके अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। जाता है बलिया और जाने के बाद अपनी बीवी से मिन्नतें करता है, कहता है चली चलो नहीं तो पूरा घर टूट जाएगा और बड़ी बदनामी होगी। अब ये चीज़ जब वो बोलता है तो सामने से प्रियंका एक अजीब सी शर्त रखती है और मजबूरी में शिवम वो शर्त मानता है। और वो शर्त थी कि मैं तुम्हारे साथ रहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन मैं गर्जन को नहीं छोड़ पाऊंगी। तो अगर तुम्हें अपने साथ मुझे रखना है तो एक काम करो, गर्जन को भी रखो। अब इतनी कठिन शर्त होने के बावजूद शिवम सिर्फ बदनामी और अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए गर्जन को भी साथ रखने को तैयार होता है। उसके बाद ये लोग बहरामपुर में एक किराए का कमरा लेते हैं। लेने के बाद शिवम, गर्जन और प्रियंका एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं। रहने के दौरान भी शिवम को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब शिवम को प्रियंका कहती कि तुम बाहर जाओ, मुझे गर्जन के साथ सोना है। अब एक पति जब अपनी ही बीवी के मुंह से ये चीज़ सुनता है तो कुछ दिनों तक तो बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर बाद में वो विरोध करना शुरू करता है। और जैसे विरोध करता है फ़ौरन प्रियंका और गर्जन उसे छोड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन शिवम कहता है कि कहीं नहीं जाना है। तब प्रियंका और गर्जन सोचते हैं कि अगर जाना नहीं है तो इसको ही रास्ते से हटाओ। तो फिर कैसे? तब उसके लिए प्लान बना और प्लान के तहत 21 तारीख को जैसे शिवम सो रहा था, अचानक से प्रियंका आती है। आने के बाद उसका गला दबाने लगती है और जैसे ही गला दबाने की कोशिश करती है, जो शिवम था हट्टा कट्टा था, बचने के लिए प्रियंका को धक्का देने लगता है। लेकिन इसी दौरान जो गर्जन था वो भाग के आता है और चाकू से ताबड़तोड़ वार इस शिवम के पेट पे, सीने पे, गर्दन पे करने लगता है और दोनों मिलकर इत्मीनान से उसका कत्ल करते हैं। लेकिन अब कत्ल करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत कि लाश का क्या करें। कत्ल तो हो गया, लाश को भी ठिकाने लगाना है और खून निकला है, उसके सबूत भी मिटाने हैं। तो फिर ये लोग एक चादर लाते हैं, चादर में उस डेड बॉडी को लपेटते हैं और लपेटने के बाद फिर इनके जहन में आया कि लाश को कहीं ऐसी जगह फेंक दें जहाँ कोई जान न पाए। तो फिर ये लोग लाश को लेके निकलते हैं और निकलने के बाद इसे बहरामपुर में एक बस्ती है बहरामपुर, वहीं के खंडहर में लाश को फेंक देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं। और इधर फिर वापस घर पे आते हैं।
आने के बाद जितने चादर थे, जितनी तकिया थी, उन तमाम चीज़ों को धुलते हैं। पूरे फर्श को जहाँ खून बिखरा हुआ था उसको साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद पूरा हार्पिक वगैरह से क्लीन कर देते हैं कि कोई सबूत ना बचे। लेकिन जब पुलिस की टीम उस घर में जांच पड़ताल करने जाती है तो सारी चीज़ें तो उन्होंने साफ़ की, लेकिन जब सीढ़ियों से खून ऐसे रिसा तो फ्लोर तो साफ़ किया, लेकिन अगर सीढ़ी को देखें तो एक खड़ा होता है, एक पड़ा होता है। खड़े पे कहीं ना कहीं हल्के से खून के स्ट्रेन थे और वो चीज़ फॉरेंसिक वालों ने किस्मत से भाप लिया था। और उसके बाद जब उसको चेक किया गया तो वहाँ पे फिर खून के धब्बों से शिनाख्त हुई कि ये खून किसी और का नहीं, शिवम का है। और तब जाके ये पूरी मर्डर मिस्ट्री सुलझी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 कहानियाँ सुनाई आज। एक वो सांप वाली, सांप भी अपने ईगो में आ गया कि इस रिश्ते को बचाना है, अपनी एटीट्यूड को संभालना है, इसने मुझे नुकसान पहुँचाया है, इससे बदला लेना है। और एक आरी से भिड़ा और आरी का काम है काटना। चूँकि आरी में कोई जान, कोई संवेदनशीलता नहीं है, तो यहाँ पे सांप की भी जान गई। और इधर एक व्यक्ति जिसने अपने आत्मसम्मान को मारा, क्यों कि मुझे एक महिला से, एक लड़की से अपना रिश्ता बचाना है। और रिश्ता बचाने के चक्कर में शिवम फिर एग्री होता है कि ठीक है, गर्जन के साथ ही तुम रहो, मैं भी कोई इतराज़ नहीं करूँगा, एक ही छत के नीचे हम तीनों रहेंगे। और फिर इतनी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद क्या मिला कि आखिर में कत्ल कर दिया गया। चूँकि कायदे से अगर शिवम छोड़ देता तो छोड़ने के बाद क्या होता, मामला कोर्ट में जाता। अगर बेटी चाहिए थी तो बेटी मिल जाती कस्टडी की वजह से, नहीं तो कोई बात नहीं, शायद बेटी का भी भविष्य ठीक ठाक होता। चूँकि अब शिवम मर गया, प्रियंका जेल जाएगी और जो बिटिया है बेचारी उसको उसके बूढ़े दादा दादी पालेंगे तो पालेंगे, और कितने दिन पालेंगे, क्योंकि दादा दादी की उम्र ज़्यादा होगी नहीं। तो उस बच्चे की भी ज़िंदगी खराब। इधर शिवम को भी जान से हाथ धोना पड़ा। जो प्रियंका है वो जेल की सलाखों के पीछे, अब वहाँ मिले गर्जन से आत्मान से कोई दिक्कत है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको कुछ मैसेज जरूर दी होगी, और अगर मैसेज कुछ मिला हो तो कमेंट भी बताइएगा क्या मिला। साथ ही ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे अब कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे भी रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे।